तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजापो जी। हमें बहुत खुशी है कि आप इंदौर की धरती पर आए और लिट चौक में आए हमसे बातचीत करने के लिए। जब से आप सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं तब से आप देश के तमाम कोनों में ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आप अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा से जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे। कैसा लग रहा है आपको थोड़ा बाहर निकल कर? सबसे पहले तो मैं इंदौर के सभी लोगों को मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम। मेरा पहली बार आना हुआ है इंदौर में। मैं 10 साल से सांसद भी रह चुका हूँ। मेरी तीसरी बार मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ। मेरा क्षेत्र आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम से है और सौभाग्य है कि मैं सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर हूँ अभी मोदी जी के कैबिनेट में, और ये बनने के बाद मेरे को इंदौर आने का एक मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज सुबह ही आया था, एयरपोर्ट का एक कार्यक्रम देखा, फिर CII का एक कार्यक्रम देखा और ये भी हमने रखा था। बहुत अच्छा लगा। वैसे तो इंदौर के बारे में कहते थे कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, तो मैं पहले भी कह चुका कि यहाँ के शहर ही नहीं जो स्वच्छ है, यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों का मन भी इतना ही स्वच्छ है, ये मेरे को लगा। तो अब थोड़ा बुरा लग रहा है कि एक दिन का ही कार्यक्रम क्यों रखा, तो आगे आते हुए 2-3 दिन का रखना पड़ेगा। और ऊपर से जैसे मैंने कहा है, बहुत ही यंग एज में मेरे को एक कैबिनेट मंत्री होने का एक मौका मिला है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने ऐसे प्लान नहीं किया था कि यंग एज में मेरे को मिनिस्टर बनना है। मेरा हर बार यही रहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ सेवा करूं, उनके जो समस्याएं हैं वो दिल्ली तक ले जाऊं, पार्लियामेंट में मैं उनका हल निकालूं किसी तरह। तो उस प्रोसेस में मुझे जिस तरह से आज ये मिला है, तो मेरा एक ही लक्ष्य रखा है मैंने शुरू से कि जितना हो सके उतना कोशिश करके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को पूरी तरह से जस्टिस दिलाना है। और आज की माहौल ऐसा हो गया है सिविल एविएशन में, जिस तरह से 158 एयरपोर्ट्स है हमारे देश में। ये 10 साल पहले जो 74 एयरपोर्ट्स थे, अभी मोदी जी के आने के बाद ये 10 साल में 158 हो गए। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हर जगह, हर एयरपोर्ट में देखूं, वहाँ पे क्या समस्या हैं वो जानूं और उसको मैं सुधार करूं। तो इसीलिए मेरा बहुत घूमना हो रहा है, और ये घूमने के साथ साथ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ के ये कल्चर, लोग, वहाँ की आइडेंटिटी, वहाँ की भाषा, ये सब मेरे को जानने के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। तो इतने यंग एज में देश के कोने कोने जाना, देश के कोने कोने वहाँ के लोगों से, वहाँ के कल्चर से जुड़ना, आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और मेरे को लगता है, वैसे तो मंत्रालय कैसा है हमारे, ये सिविल एविएशन हवा में जाने वाला है, तो हवा में जाने वाला ये मंत्रालय अगर ज़मीन से जुड़ना है तो लोगों के साथ मिलना रहना चाहिए, लोगों के साथ जुड़ना रहना चाहिए। तो मेरे को इसलिए पसंद भी आता है कि ये देश भर में घूमूं। इतना घूमने के बाद कौन सा शहर, कौन सा राज्य सबसे बेस्ट लगा आपको अब तक? ये चलिए, वैसे तो मेरा राज्य भी है आंध्र प्रदेश में, उसका तो अभी जिक्र नहीं करूँगा, बट ऐसे बहुत सारे। मैं नॉर्थ ईस्ट में मेघालय गया था, पहली बार था मेरा मेघालय, मतलब नॉर्थ ईस्ट जाना भी। इतना ही सुंदर जगह, आपको लगेगा नहीं कि हम भारत में हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे जगहें हैं। आप थोड़ा हिमालयाज़ के पास कश्मीर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, केरला जाएंगे, वहाँ पे बैक वाटर्स जाएंगे, इतनी सुंदर सुंदर जगह हमारे भारत में हैं, हम यकीन ही नहीं करेंगे। तो हमें जिस तरह से, मेरे को तो एक मौका मिला है मंत्री होने के नाते घूमने का, बट यहाँ के लोगों का भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको कभी मौका मिले घूमने का, एक इरादा अगर बनता है, तो जैसे सीधा ऐसे नहीं कि टिकट जब ले रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड का, यूरोप का या सिंगापुर का लें। पहले तो अपने देश में जिस तरह के ऐसे खजाने हैं उनको हमें देखना चाहिए। तो मेरे को शिलोंग जब गया था मैं खुद ही हैरान था कि ये हमारे भारत में इस तरह के जगह है। तो वहाँ पे भी एक एयरपोर्ट का ही थोड़ा समस्या था, तो मैं गया था उधर। बहुत अच्छा लगा मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने में। अच्छा अन्ना, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। आपकी हिंदी जो भाषा है वो बहुत साफ है, स्पष्ट है, और अमूमन हम लोग ये जानते हैं कि साउथ के जो नेता हैं या सेलिब्रिटी हैं या, तो उनकी हिंदी बहुत ठीक नहीं होती है। आपके साथ ये कैसे है? ये आपको भी ऐसा लग रहा है? हिंदी अच्छी है मेरी? तो वैसे हमारे पिताजी भी राजनीति में थे, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मंत्री भी, केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। गुजराल जी और देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे, येरन नायडू जी नाम है उनका, तो उस टाइम जब वो दिल्ली गए थे पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर, उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को भी
अच्छी सी पढ़ाई होनी चाहिए, तो उनको लगा कि दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं तो हम भी इनको लेके जाएंगे। तब हम हैदराबाद में पढ़ते थे, मैं और मेरी बहन, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम तो पूरे सेटल्ड थे हैदराबाद में, अपने शहर में। तो फिर वो जैसे दिल्ली ले गए हमें, तो फिर हम स्कूल गए, कुछ समझ में ही नहीं आए। सब लोग हिंदी में आपस में हमें बात करें, हमें तो काका गागा ही आता है और उससे बड़ा तो कुछ आता नहीं था। तो हमने बहुत प्रोटेस्ट किया घर पे कि हमें रहना नहीं है दिल्ली में, हमें वापस जाना है हैदराबाद में। पर हमारे पिताजी ने, उन्होंने डिसाइड किया था कि अच्छे भविष्य के लिए अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ऐसे चैलेंजेस जब आएंगे उस चैलेंजेस को भी आपको पार करना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा इंकरेज कर हमें उधर ही पढ़ाया। हमें दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा था दिल्ली में। तो तब तो 8 साल हमने गुजारे, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कभी काम आएगा दिल्ली। अब काम आ रहा है। अभी पार्लियामेंट में जिस तरह से हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुछ लोग, तो उनसे वार्तालाप करने में, उनके समस्या समझने में, उनको फिर वापस बताने में ये हिंदी बहुत काम आता है। तो उसके लिए आई थिंक आई हैव टू थैंक माय फादर अगेन। मेरे पिताजी को फिर से यहाँ इस मन से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस टाइम वो लगे रहे और उन्होंने एंकरेज किया कि दिल्ली में ही पढ़ना है आपको। तो उस वजह से मेरा हुआ। नहीं तो हम आंध्रा से डिफरेंट टाइप का बोलते हैं। आंध्रा में ऐसा है, तेलुगु जो हमारी भाषा है, मातृभाषा, तेलुगु भी काफ़ी संस्कृत से जुड़ी हुई भाषा है। तो काफ़ी शब्द जो हैं संस्कृत, हिंदी, तेलुगु सब सिमिलर ही है। तो उससे थोड़ा आसान भी हो जाता है मेरे लिए हिंदी में बात करना या हिंदी थोड़े और शब्द सीखना। तो वो भी एक एडवांटेज, तेलुगु होने के नाते वो मेरा एक एडवांटेज रहा है। 10 साल अन्ना आप सांसद होके आपको हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा संसद चल रहा था, अभी कल ही परसों ख़त्म हुआ है, लेकिन ठीक से चल नहीं पाया पूरा कार्रवाई। जरूरी है कि संसद में आम जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो, चर्चाएं हों, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों को बना करके संसद को नहीं चलने देना कहाँ तक आपको जायज़ लगता है और क्या ज़रूरी आपको लगता है? नहीं, बहुत दुख होता है मेरे को भी जब संसद नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे आशाएं के साथ ये सांसद भी आते हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं भी 10 साल सांसद रहा हूँ। तो जब 2 महीने 3 महीने बाद संसद के सेशन शुरू होते हैं, तो वो 3 महीने के मुद्दे या लोगों के मुद्दे जो वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हमें लेके आते हैं कि आपको उधर बोलना चाहिए, आपको दिल्ली में जाकर इसको ये मंत्री तक पहुंचाना चाहिए, सरकार तक पहुंचाना चाहिए। तो वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेकर हम आते हैं दिल्ली पार्लियामेंट से पहले। और जब हमें लगता है कि पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा, तो पानी फेरना जैसा हो जाता है वो सारे आशाओं पे। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहता है। और कितना खर्च करते हैं हम पार्लियामेंट चलाने के लिए। तो हर हिसाब से अगर देखें तो पार्लियामेंट ना चलना देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो जिस तरह से अगर हमें कोई ज़रूरी बात उठानी है, तो हमारे ये संविधान का ही एक है, लोकतंत्र का ही वो है, चर्चा के साथ ही कोई किसी का समाधान निकल सकता है। ऐसा नहीं कि आप प्रोटेस्ट करके उसका हल निकाल रहे हैं, उसका समाधान निकाल रहे हैं। जब आपस में चर्चा करेंगे, विपक्ष अपनी बात रखेगी, सरकार अपनी बात रखेगी, एक कंसेंसस होगा, एक डिबेट होगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा किस तरह से काम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये सेशन ही ना चले, कोई किसी को बोलने का मौका ही ना मिले, तो फिर किस बात के सेशन, किस बात का प्रोटेस्ट? अगर प्रोटेस्ट में भी ऐसा है कि लोगों का मुद्दा अगर उठा रहे हैं तो बोल के भी कर सकते हैं वो। और काफ़ी बार सदन में जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी इस तरह से बोले हैं कि आपको चर्चा के लिए समय देंगे तो उस टाइम बोल लीजिए। फिर भी आजकल के ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा बन गया है कि जितना ज़्यादा शोर मचाएंगे उनको लगता है कि उतने ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। उसको किसी तरह लोगों को ही सुधारना पड़ेगा। आपकी इस तरह से अगर माहौल बनाए तो क्या जवाब देना वो लोगों के पास ही है अभी। अच्छा, मैं इसी में एक चीज़ और जानना आपसे चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बहुत सारी बातें लगातार होती रहीं। कई सारे, वैसे तो एयरपोर्ट, पोर्ट, तमाम चीज़ों की बात होती है, लेकिन हम सिर्फ एयरपोर्ट की बात करें तो जिनके भी हिस्से में है, जिन्हें भी वो दिया गया है, उससे क्या बेहतरी हो रही है? क्या सरकार सक्षम नहीं है कि वो अपने एयरपोर्ट्स वगैरह को खुद रन कर पाए, या फिर कोई और बात है? नहीं, जैसे आपने देखा है, मैंने अभी नंबर भी बोल देता हूँ। 74 एयरपोर्ट्स थे 10 साल पहले, अभी 158 हो गए। और हम चाहते हैं कि हर तरह से पीपीपी मॉडल तो एक सक्सेसफुल मॉडल है और ये काफ़ी सारे क्षेत्रों में हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि हम एयरपोर्ट्स को पूरी तरह प्राइवेटाइज कर रहे हैं।
एयरपोर्ट्स को लीज पे देते हैं, ज़मीन हमारे पास ही रहती है, ज़मीन का कंट्रोल पूरा हमारे पास ही रहता है। ऑपरेशंस जो है कि टर्मिनल को चलाना, टर्मिनल में सुविधाएं देना, ये सब हम दूसरे आदमी को देते हैं। तो जिस तरह से ये अगर बाकी देते हैं तो एक अपना भी रहता है, सरकार का अपना काम रहता है, प्राइवेट का भी, उनका भी एक काम रहता है। तो उस तरह से जो है सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर सभी हमारे पास ही हो, ऐसे नहीं है कि हम सक्षम नहीं है, हम भी अपना काम करेंगे, बट जिस तरह से अगर नए इन्वेंशंस आते हैं या कुछ और क्रिएटिव अगर अलग करना होता है, तो मान लो अगर यही सोचो, अगर हम दो लोग मिलकर कुछ चीज़ों पे डिस्कस करें तो दो ही आइडियाज़ हमें आएंगे। मान लो और दो लोगों का जोड़ेंगे तो दो और नए आइडिया भी आएंगे, तो वो दो नए आइडिया भी अच्छे भी हो सकते हैं। तो इसी के कारण हम चाहते हैं कि अगर ये लीज पे भी हम ऑपरेशंस को किसी और को दें, तो उनके यहाँ पे भी एक्सपर्टीज़ जो रहता है उनका, वो एक्सपर्टीज़ अगर लेके आएंगे तो आखिरी सुविधा जो है वो पैसेंजर को रहेगा, एयरपोर्ट के ऑपरेशंस बढ़ेंगे। तो इस कारण इस मॉडल को हमने अपनाए जो पीपीपी मॉडल है, कि पर ये प्राइवेटाइज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन हमारे पास ही है, लीज पे हम देते हैं, ऑपरेशंस वो चलाते हैं। कई जगह पे अगर उनको कुछ ठीक नहीं हो रहा तो हम समझाते हैं उनको, कई जगह पे वो काफ़ी अच्छा करते हैं तो उनसे हम सीखते हैं। तो सब आपस में मिलकर ये मॉडल हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस मिनिस्ट्री में नए हैं, अभी आप सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। देश भर में पिछले 10 सालों में तमाम छोटे बड़े और ज़रूरी शहरों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। आप जब से आए हैं तब से आप इन नए एयरपोर्ट्स को बनाना या फिर जो नए बन चुके हैं उनके रख रखाव, उसमें और सुविधाएं देने को लेकर के आपको क्या चुनौतियां महसूस होती हैं जो आपको फुलफिल करना है अभी? सबसे पहले तो हम बहुत तेज़ गति से ये छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने की एक सोच जो है वो 10 साल में भी आपने देखा बहुत ज़्यादा बनाए, और अभी डिमांड भी इस तरह से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में भी जब उत्तर दे रहा था, मैं दूसरे सांसद जब पूछ रहे थे तो मेरे क्लियरली कहा, एक ज़माना होता था जब सांसद आते थे, पार्लियामेंट संसद में आते थे और बोलते थे मेरे को रेल गाड़ी की कनेक्टिविटी चाहिए, ये एक्सप्रेस शताब्दी मेरे यहाँ से जा रही है, मेरे को स्टॉप चाहिए। पर आजकल ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति, हर सांसद हमारे साथ आके पूछता है कि हमें एयरपोर्ट चाहिए और एयर कनेक्टिविटी चाहिए। तो देश की सोच भी अभी बदल गई है, देश की आम जनता भी अभी ज़्यादातर पसंद करती है कि हमारे एयर कनेक्टिविटी हो, क्योंकि समय की बचत होती है। और आजकल का जनरेशन जो है, नौजवान जनरेशन, उनको समझ में आता है कि ये समय ही पैसा है, समय ही सब कुछ है। अगर आप एक सेकंड भी आप कहीं से अगर सेव कर सकते हो तो वो एक सेकंड से कुछ और काम कर सकते हो। तो इसमें, इस केस में एयर ट्रैवल का डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम एयरपोर्ट तो बनाते जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट हमें सहायता दे रही है, काफ़ी डिमांड के उससे ज़मीन भी मिल रहा है तो एयरपोर्ट बना रहे हैं। बट रियल चैलेंज जो चुनौती है हमारे लिए कि इसको कनेक्ट कैसे करें। प्लेन तो उतने ही है देश में, अभी लगभग 800 प्लेन है, अभी एयरपोर्ट और कनेक्ट करेंगे तो प्लेनें बढ़ानी चाहिए, अभी फ़िलहाल प्लेन नहीं है, तो किस तरह से इनको कनेक्ट करें। हम एयरलाइंस वाले को बोलते हैं कि आप जाओ इधर, ये तो नया एयरपोर्ट बन चुका है, वहाँ पे डिमांड है, आप जाओ उधर से चलाओ, उधर से दिल्ली का कनेक्टिविटी दो, इंदौर से इधर दो या फिर मुंबई को दो। फिर वो बोलते हैं कि इतने लोग नहीं है, हमें वाइबिलिटी नहीं है, हम पैसे नहीं कर सकते इस रूट में। तो वो काफ़ी चुनौती हमें रहती है कि एयरपोर्ट तो बनाया पर इसको कनेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा विचार के साथ एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम उन्होंने बनाया था, जिससे वाइबिलिटी गैप फंडिंग, कोई भी अगर नया रूट वाइबिलिटी नहीं रहता, एयरलाइंस चलाना चाहती है, तो सरकार की तरफ से हम थोड़े से सहायता देते हैं ताकि वो रूट भी चल जाए। और इसके तहत पिछले 8 साल में, 8 साल हो गए उड़ान का स्कीम शुरू हुआ, 8 साल में हमने लगभग 602 नए रूट्स ऐसे शुरू किए हैं जो सिर्फ उड़ान स्कीम के तहत ही हमने वो सक्सेसफुली चलाए। कर्नाटका में लॉन्च किया था इसको प्रधानमंत्री जी शुरू ने। में कर्नाटका था, शिमला से पहला फ्लाइट था दिल्ली, और काफ़ी जगहों पे उड़ान का स्कीम ऐसा है जहाँ से फ्लाइट नहीं चलती तो वहाँ पे ये लागू कर सकते हैं, और वहाँ पे वाइबिलिटी गैप फंडिंग देकर ये रूट्स को हम नई तरह चला सकते हैं। और दूसरी तरफ उड़ान जिस तरह से हमने सक्सेस हासिल किया है, कल ही मैं कोलकाता गया था, कोलकाता एयरपोर्ट ऐसा इतना बढ़िया एयरपोर्ट है, ऐतिहासिक एयरपोर्ट है, 100 साल कंप्लीट किया था। तो एक अच्छा कार्यक्रम हमने हमारे मंत्रालय की तरफ से कोलकाता के लोगों को अभिनंदन देते हुए, उनको भी वो उसमें शामिल करते हुए एक अच्छा कार्यक्रम किया। तो जिस तरह से मैंने कहा कि उड़ान का स्कीम ये जो रूट्स हैं उनको जो फैसिलिटेट करता है, तो मेरे उससे प्रेरित होकर
एक अलग से एक कैफ़े भी हमने रखा, उड़ान यात्री कैफ़े। ये सबसे पहली बार हमारे एयरपोर्ट में रखा, क्योंकि कभी कभी शिकायतें आती हैं कि एयरपोर्ट पे तो हम जा रहे हैं, कुछ की चीज़ खरीद नहीं पाते हम। कभी बहुत कभी महंगाई है सर, बहुत महंगाई है। तो वैसे तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ लोगों की तो राय है ये। तो मैंने सोचा इसका भी कुछ हल निकालते हैं। तो सबसे पहली बार हमने कोलकाता में इस तरह का उड़ान यात्री कैफ़े हमने लॉन्च किया, जहाँ पे ऐसे नहीं कि फुल मील्स मिल रहा हो, बट जो नमकीन चाहिए, एक समोसा चाहिए, पानी चाहिए, टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, जो बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट जा रहा है सब चीज़ें देख के भूखा ही वहाँ से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो आम जनता, हम ही बोल रहे हैं कि आम जनता भी अभी सिविल एविएशन, अभी एयरपोर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आम जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए हमने ये यात्री कैफ़े कल कलकत्ता में लॉन्च किया था। और जिस तरह से उसका सक्सेस और प्रोग्रेस देखेंगे, अगर वो अच्छी तरह चल गया, अगर लोगों के मन में वो पसंद आ गया, तो हर एयरपोर्ट में चलाने का एक दिशा बनकर हम आगे भी बढ़ाएंगे उसको। अच्छा, मेरी एक चिंता भी है जिस पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि देश में एविएशन सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द वो विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट होगा इंडिया। अभी Aviation- तीसरा है अभी। ओके, तो मैं कह रहा हूँ पहला बनना चाहिए, सबसे पहला बनने की कोशिश है अभी। हाँ, लेकिन एक इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आई थिंक 2029 तक आपको एविएशन सेक्टर को चलाने के लिए करीब करीब 22,000 से ज़्यादा पायलट्स की नीड होगी। अभी 800 या 1400 एयरक्राफ्ट आई थिंक इंडिया में रन कर रहे हैं। और जो कनेक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे थे, उसी पे ही मेरा सवाल है कि अभी भारत में मात्र 11,000 ट्रेन पायलट हैं, जिसमें कई सारे कमांडेंट हैं। यानी कि हमें अभी भी कई बार फ्लाइट डिले होती है तो उसमें मालूम होता है कि पायलट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सरकार नए पायलट्स बनाने के लिए क्या योजनाएं चला रही है, और ये जो सबसे बड़ा उनका इशू है, इसको कैसे टैकल करेगी? ये अच्छा पॉइंट आपने फ्लैग किया है। अभी 800 फ्लाइट हैं हमारे, लगभग कुल मिलाकर जो पायलट्स की संख्या है करीब 7,000 जो है वो, और नए पायलट्स जो बिल्कुल अभी एंट्रेंट हुए हैं वो करीब 4,000 तक होंगे। और एवरी ईयर हम लगभग 1500 से 1600 पायलट्स को हम ऐड कर रहे हैं। फिर भी जिस तरह से हमने एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर दिए हैं, अगले 5 से 10 साल तक करीब 1500 फ्लाइटें और ऐड होंगे हमारे भारत के एविएशन 2034 तक 1916 फ्लाइट और जानी है, एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा एयर मिला के। यस, आनी है, और उसके हिसाब से ये डिमांड भी बढ़ेगा। आप तो एक तरह से चैलेंज की तरह देख रहे हैं, पर मैं सोचता हूँ ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो पायलट बनना चाहते हैं, जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो सिविल एविएशन में सपना देखते हैं, एक फ़्लाइट को छोटे समय सपना देखते थे, अरे कभी तो उड़ाऊंगा मैं भी, इस तरह का सपना काफ़ी सारे बच्चे हमारे भारत के देखते हैं। तो उनके लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पायलट बनने के बाद उनको दूसरे देश जाना नहीं पड़ेगा, इतना सारा अपॉर्चुनिटी हमारे देश में ही इनको मिल रहा है। तो हमारा चैलेंज ये है कि कैसे उनको फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूलें हैं पायलट बनाने के, उनको कैसे बढ़ाएं। और मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर में भी हैं। अभी मैं मिल के आया हूँ, ये जो पायलट्स वहाँ पे जो शिक्षा ले रहे हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश में, जहाँ पे फ़्लाइटें ज़्यादा नहीं चलती, वहाँ पे ये स्कूल्स हम खोल सकते हैं। तो हम एंकरेज कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम बोल रहे हैं कि ये अभी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ बच्चे भी अभी पायलट बनना चाहते हैं, उतने सारे स्कूल्स नहीं हैं, तो आप भी आओ, इसमें एक नया स्कूल खोलो एयरपोर्ट का, जहाँ चाहिए हम आपको वो सुविधा देंगे। तो फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको बढ़ाने की एक कोशिश हमारे मंत्रालय से हम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, उसके तहत पायलट्स भी ट्रेन होना संख्या बढ़ेगी, और उसी तरह पायलट्स की संख्या भी देश में बढ़ेगी। और मेरा विजन है कि हम ना केवल अपने भारत की जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी का पायलट ना बनाएं। अभी तो सिविल एविएशन हर देश में ग्रो कर रहा है, तो हमारे पायलट तो दूसरे देशों में भी जाके वहाँ काम कर सकते हैं। तो मेरा विजन है कि इतने सारे पायलट्स बनाए कि दूसरे देश में भी जाकर अपने भारत के पायलट्स वहाँ पे भी काम करें। तो इस तरह का एक सिचुएशन एक एनविजन करके हम फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन भारत में जो पायलट्स हैं, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की आपसे बातचीत करने से पहले, ताकि थोड़ा सा डेटा आ जाए। बहुत होमवर्क किया आपने। तो हुआ ऐसा कि कई सारे पायलट्स ये कह रहे हैं कि बहुत सारे भारत के जो ट्रेन्ड पायलट हैं वो विदेश जाने के फिराक में हैं। रीज़न क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो उनका जो काम करने की एक अवधि होती है 8 घंटे की, 10 घंटे की,
बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा। एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं, पायलट्स कम हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। अमूमन एक फ़्लाइट पे पर डे अप्रॉक्स 16 पायलट्स लगते हैं विद कमांडेंट, ट्रेनी और वो दोनों मिला करके। तो ऐसी स्थिति में हम अभी इंडिया में आई थिंक 57 समथिंग फ्लाइंग स्कूल्स हैं। अगर अमेरिका की तुलना करें तो बहुत कम, अमेरिका में 600 से प्लस हैं। तो हम आने वाले भविष्य में कब तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम जल्द से जल्द नए फ्लाइंग स्कूल खोलेंगे, और कितने खोलने की योजनाएं हैं ताकि उन्हें बाहर भेजने से पहले यहाँ रोका जा सके? तो इसी के लिए जैसे भी मेरे को कोई भी मंच मिलता है तो ये मैं इसको प्रमोट करता हूँ कि लोग आकर ये एफटीओ बनाने के वो इंडस्ट्री में जुड़े। और काफ़ी इंटरेस्ट अभी जिस तरह से सिविल एविएशन का ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और कुछ तो एयरलाइंस भी अपनी तरफ से फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस शुरू करना चाहती है, इंडिगो हो या एयर इंडिया हो, वो भी अपने अपने स्कूल्स अभी खोलना चाहती हैं। और जिस तरह से ये एयरपोर्ट ये पायलट्स के स्ट्रेस की बात है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि एयरलाइंस वालों को और पायलट्स को सबको बिठाकर एक अच्छी सुविधा उनके लिए बनाएं कि उनका जो ये इशू है ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम चाहते हैं कि एक कंसेंसस हो, सबको आपस में बिठाएं और जो बेस्ट विन विन सिचुएशन है उसका वैसे उस तरह का सॉल्यूशन निकालें। एक इंदौर का सवाल है सर। इंदौर विश्व भर में भारत की ओर से इकलौता सबसे स्वच्छ शहर है और इसकी पहचान विश्व पटल पे है, लेकिन यहाँ पे पर्यटन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये सवाल है कि इंदौर से कनेक्टिविटी अभी भी उतनी बहुत अच्छी नहीं है। अगर उन्हें राम मंदिर जाना हो अयोध्या तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, उन्हें काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हो तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, उन्हें अगर प्रयाग जाना हो, संगम जाना हो तो भी नहीं है। तो ये कब तक शुरू करवा रहे हैं सर? तो ज़रूर मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हर सिटी को हर सिटी से कनेक्ट करूं। जैसे मैंने कहा प्लेन्स तो उतरे ही हैं, तो हमें थोड़ा पुश करना पड़ता है, हमें वो एयरलाइंस वालों को बोलना पड़ता है कि आप जो डिमांड के हिसाब से करें। आज मैं इंदौर आया हूँ, यहाँ के लोगों का प्यार मैंने देखा है, यहाँ के लोगों की ये एयरपोर्ट की उसके ये समस्या जो भी है वो भी जाना है। तो ज़रूर मैं एक इंदौर वासी की तरह ज़रूर इसका प्रयास करूँगा कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो आगे जाकर बढ़े। मैंने देखा अभी लगभग 22 शहरों से, भारत के शहरों से ये इंदौर जुड़ा हुआ है और एक शारजा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारजा से जुड़ा हुआ है, और इसको बहुत बढ़ावा देने की एक ज़रूरत है। यहाँ के सांसद जी शंकर जी भी यहाँ पे हैं, उनका भी ये मांग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकॉक हो, सिंगापुर हो या फिर दुबई हो, वहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी अभी एस्पायर कर रहे हैं। काफ़ी स्टार्टअप्स, आईटी इंडस्ट्री की भी यहाँ पे है, फार्मा इंडस्ट्री है, तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कार्गो का भी वो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो काफ़ी मुझे महसूस करने को मिला कि यहाँ का डिमांड क्या है एयरपोर्ट के तहत से। तो मैं ज़रूर उसके ऊपर ध्यान देकर एक स्पेशल फोकस के साथ यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरा प्रयास बिल्कुल रहेगा और ज़ोरदार रहेगा। शंकर सर, ठीक सवाल था ना? अगला सवाल थोड़ा राजनीतिक है। जैसे इंदौर एयरपोर्ट का अगर देखा जाए, अभी 4 मिलियन का कैपेसिटी है, और जिस तरह से यहाँ एविएशन ग्रो हुआ है तो 4 मिलियन भी सैचुरेट हो गया है। तो हम अपनी तरफ से 3-4 महीने में उसको थोड़ा सा और डेवलप करके 1.5 मिलियन एडिशनल कैपेसिटी, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उसको थोड़ा सा कैपेसिटी एनहेंस करके करने वाले हैं। पर हमारे ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी अगले 3 साल में एक और नया टर्मिनल जिसमें और 4 मिलियन का कैपेसिटी ऐड हो जाए, वो भी अभी प्लानिंग में है। तो उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 3 साल के अंदर उसको कंप्लीट करने का एक हमने लक्ष्य रखा है। तो उसके तहत भी मैं बोलना चाहूँगा कि टर्मिनल कैपेसिटी भी इम्प्रूव करने का एक प्लान हमारे पास है और उसको तुरंत कराएंगे। बेहतर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था, सरकार का ये विज़न है, इसलिए ये सवाल ज़रूरी भी है। और फरवरी 2023 में कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करने में सक्षम होगा, ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये सिस्टम कितना बन पाया है, इसको अचीव करने में हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं? क्योंकि आज भी अगर मैं बिहार की बात करता हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ की है सर, छठ पूजा का एक त्यौहार होता है
दिल्ली से जब छठ के मौके पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले भी अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट लगती है। ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि हम जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो हवाई सफ़र का सपना भी देख सकता है? जिस तरह से एविएशन का ग्रोथ हुआ है, ज़रूर ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाए और काफ़ी मध्यम स्तर के या लोअर इनकम के ग्रुप्स भी आजकल हम देखते हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं। पर एक चैलेंज है, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा प्राइसिंग का बहुत डायनेमिक रहता है कि कल किसी शहर में त्योहार हो या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो तो तुरंत डिमांड के हिसाब से प्राइस भी बढ़ जाता है। और यही हमें देखने को मिलता है कि एक दिन पहले जब हम लेते हैं तो सारी सीट खत्म होने के बाद वो प्राइस ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो उसके लिए किस तरह से उसको नियंत्रित करें, वो भी हमारे मंत्रालय से एक सोच उसके ऊपर ध्यान देकर हम कर रहे हैं। बट ऐसा लोगों का राय रहता है ज़्यादातर कि क्यों ना आप कैप कर दो, अब इंदौर से दिल्ली जा रहे हैं तो एक ही प्राइस लगा दो तो हो जाएगा। बट ये ऐसा है कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है और दुनिया भर में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई भी फेयर कहीं पे भी रेगुलेट नहीं होता। एक फेयर हम लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। फ्यूल का कॉस्ट रहता है और उस समय का एयरपोर्ट की सुविधाएं के हिसाब से कॉस्ट रहता है, बड़े शहर हो तो उसका अलग से कॉस्ट रहता है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे कॉस्ट मिलकर आपका टिकट प्राइस बनता है। तो उस पर अगर पाबंदी अगर कर दें तो एयरलाइंस के लिए भी कई बार दिक्कत हो जाती है। और हमने देखा एक ज़माने पे जेट एयरवेज होती थी, वो अभी नहीं है। गो एयर एक एयरलाइंस होती थी, वो भी नहीं है। अगर जैसे एयरलाइंस भी अगर ख़त्म होते जाएंगे फिर नुकसान पब्लिक को ही होगा। अगर फ़्लाइटें कम हो जाएंगी तो उससे भी ऐसा होगा कि कम फ्लाइट्स वही रूट्स में ऑपरेट करेंगे, फिर डिमांड बढ़ जाएगा और फिर प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो एक बैलेंस हमें अचीव करना है कि लोगों को लिए भी वो प्राइसिंग थोड़ा जो है वो ठीक तरह रहे और एयरलाइंस वालों को भी वो बिजनेस मॉडल जो है ठीक रहे। तो ये बैलेंस अचीव करने के लिए जो सिस्टम्स हमें बनाने हैं, तो मैं भी एक यंग मिनिस्टर होने के नाते उसमें और डीप डाइव करके मैं देख रहा हूँ कि ये सारी सुविधा कैसे करें। और मैंने जब ये पद ग्रहण किया था मंत्री पद का, तो मैंने तभी प्रेस में बोला था कि मेरा पूरा मकसद रहेगा कि भारत के जो पैसेंजर है, यात्री जो है, उनका जो प्रायोरिटी है मेरा प्रायोरिटी वो रहेगा और उनका जो सोच है उसी सोच के साथ मैं काम करूंगा। उनका चाहे प्राइसिंग का हो या फिर एयरपोर्ट में सुविधा का हो, तो वही लेकर जो भी मैं पॉलिसी बनाऊंगा उसका एट द कोर जो पैसेंजर की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको ही मैं ध्यान में रखते हुए करूंगा। और उसी बात से मैंने जो यात्री कैफ़े भी में हमने शुरू किया था उसी बात से होता है। और ये प्राइस का भी जो इश्यू है, हमारे पास एक टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है, उसको भी थोड़ा सक्षम कर उसको भी मॉनिटर किस तरह से और बेहतर करें उसका भी एक प्रयास हम करते जा रहे हैं। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं है कि एक हथौड़ा डालकर हम बोल दें कि आज से ये ठीक हो जाएगा। ये सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की एक कोशिश है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, पर मेरी तरफ से इतना कह सकता हूँ कि ज़रूर एक प्रयास इसके तहत एक चल रहा है मंत्रालय से। आपको कितना समय मिल पाता है अपने परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए? क्योंकि आप कंटिन्यूसली, मैं अगर आपका ट्विटर फॉलो कर रहा होता हूँ तो देख रहा होता हूँ आज यहाँ हैं, सुबह यहाँ, शाम वहाँ। ऐसा तो नहीं हमारे परिवार वालों ने बोला आपको ये प्रश्न पूछने के लिए? टाइम तो वैसे मिलता नहीं है। वो आपकी छोटी बच्ची भी है? छोटी बच्ची है, 4 साल की बेटी है। तो ये उनके साथ टाइम स्पेंड करने का एक अलग ही मज़ा है उनके साथ, पर वो टाइम मिलता नहीं है। तो पहले तो वो हैदराबाद में थे, मंत्री बनने के बाद इतना हुआ कि जिस तरह हमारे पिताजी ने हमें दिल्ली ले गए और हम उनको लेके आए, तो थोड़ा उनका भी यही रहा। मैं अपने आप को देख रहा था उस टाइम, जैसे अभी वो कंप्लेन करते हैं कि नहीं नहीं दिल्ली में क्या, अभी कैसे, अभी सब सेटल्ड है हैदराबाद। तो फिर वो पुरानी यादें याद आती हैं कि उन्होंने, पापा ने उस टाइम क्या सोचा होगा, परिवार को दूर रहते हुए उन्होंने में जो महसूस किया वो मैं महसूस कर रहा हूँ। पर वो एटलीस्ट अभी दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ा समय दिल्ली में जब तक मैं हूँ तो उस समय थोड़ा मिल जाता है बच्ची के साथ या फिर फैमिली के साथ। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सैक्रिफाइस इस प्रोफेशन में करना ही पड़ता है आपको। अगर देश के लिए, लोगों के लिए अगर कुछ करने की एक मकसद के साथ आगे बढ़ते हो तो अपने हिसाब से पर्सनल लाइफ में थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। बट मेरे लिए, मैं अपने वाइफ को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई डू एंड हाउ आई वर्क। तो वो थोड़ा सा वो फैसिलिटेट करती है, शी अंडरस्टैंड्स दैट आई एम वर्किंग लाइक दिस, तो ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करती है। फिल्में देखते हैं आप? काफ़ी देखता था, अभी वही टाइम का ही वो है।
बट एटलीस्ट ये नेटफ्लिक्स का जो चलता है कुछ डाउनलोड करके प्लेन में इतना घूम रहे तो प्लेन में थोड़ा और थोड़े मूवीज़ का हो जाता है। नहीं, ये सवाल इसलिए भी था कि अभी जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है उसने पूरे देश पर भी कब्जा करके रखा हुआ है। अभी जस्ट पुष्पा 1000 करोड़ प्लस हो गई, उसके पहले केजीएफ आई थी, फिर बाहुबली, फिर आरआरआर। तो सिंपल सा जानना है कि ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग और बॉलीवुड में क्या कमी नजर आ रही है? यहाँ के लोगों से पूछना है कि आपको अच्छा क्या लगता है, साउथ इंडियन सिनेमा में हिट होते हैं या नॉर्थ इंडिया में? मेरा मानना है काफ़ी रॉ रहते हैं, थोड़ा इमोशन ज़्यादा रहता है, एक्शन सर, एक्शन भी रहता है, कल्चर भी रहता है। जो मूवी में आप चाहते हो ना कि मसाला होए, कुछ लार्जर देन लाइफ कुछ इमेज दिखे, तो उस तरह का एंटरटेनमेंट कई बार अच्छा भी लगता है जब आप मूवी जाते हैं और उसी दुनिया में खो जाते हैं। तो इस तरह का एक माहौल आजकल के साउथ इंडिया सिनेमा बनाते हैं। केजीएफ का देखेंगे तो उसका ही अलग दुनिया है, पुष्पा का अलग दुनिया है, बाहुबली का अलग दुनिया है। तो जैसे अगर रेगुलर सेटिंग में बना दूं, इंदौर के इधर उधर शूटिंग करके कर दूं, तो आपको थोड़ा वो रेगुलर हो गया। आपने काफ़ी सारे फिल्में ऐसे देख लिया। अभी आप चाहते हैं कि जो अनसोची है उसको मैं देखूं। तो आई थिंक साउथ इंडियन सिनेमा थोड़ा उस डायरेक्शन में अभी जा रहा है कि थोड़ा जो हमने अभी तक देखा नहीं है, जिस तरह से सुना नहीं है, जो दुनिया हो सकता है ऐसे हम सोचते हैं, उस तरह की दुनिया अभी दिखा रहे, तो काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है उसमें। और गाने डांस तो वैसे ही होता है थोड़ा अच्छा सा, तो थोड़ा गर्व महसूस होता है कि यही तो है भारत की। ऐसा नहीं है कि जो साउथ का है साउथ का है, नॉर्थ का है नॉर्थ का है। अभी जो वहाँ पे बनता है अब तो ये सर पूरे पैन देश में इंडिया है सर, हर चीज़ पैन इंडिया है। पैन भारत है, पूरे देश में अभी वो देखने को मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम जैसे भारत एक जैसे एक साथ मिलकर कह सकते हैं कि हमारी मूवी है। तो आप मुझे बताइए कि आपने पुष्पा 2 देखी या नहीं नहीं, देखी? अभी नहीं देखी मैंने। कभी देखने का है? जब नेटफ्लिक्स पे आएगी। फ्री में देखेंगे आप? अभी कहाँ हॉल में जाके कहाँ देखें अब। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि थोड़ा सा फिर वापस एविएशन पे आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं पब्लिक के लिए सवाल ओपन करूँगा कि अमूमन हम लोग पीछे बैठे थे तो भी यही डिस्कस चल रहा था कि भारत में जो भी एयरपोर्ट बन रहे हैं सेम स्ट्रक्चर पे बन रहे हैं, ग्लासेस, स्टील एंड एवरीथिंग। तो अगर हम किसी राज्य में किसी ऐसे धार्मिक स्थल पे या फिर अलग अलग जगहों पे जो हम नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हम वहाँ के लोकल कल्चर को कितना प्रमोट कर पा रहे हैं उसमें दिखाने के लिए, या फिर आपके प्रयास क्या है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। और जिस तरह के ये स्टील स्ट्रक्चर्स, ग्लास स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, ये हमारे देश में नहीं, बाहर के देश में इस तरह से बन रहा है। वो तो सिर्फ एक बिल्डिंग बना देते हैं जहाँ से पैसेंजर यहाँ से आए, वहाँ से फ्लाइट चढ़ के कहीं और निकल गए। पर हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि ये सिर्फ ऐसे बिल्डिंग की तरह नहीं होना चाहिए। ये जहाँ जहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं वहाँ पे तो पहले सोच भी नहीं थी कि वहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है। तो ये एक कल्चरल सेंटर की तरह होना चाहिए, वहाँ के विरासत को दिखाना चाहिए, वहाँ के इतिहास वहाँ पे दर्शाना चाहिए, वहाँ पे जो हैंडलूम्स है या फिर आर्ट्स हो, कल्चर हो, वो सब भी यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसलिए आप अयोध्या में जाइए तो एक राम मंदिर का ही जो आर्किटेक्चर है उसी तरह का आपको नज़र आएगा। वाराणसी जी है जो वहाँ पे ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठाकर हमने एयरपोर्ट में हमने दर्शाने का काम किया है। तिरुचि एयरपोर्ट है साउथ में, वहाँ पे भी अच्छा, वहाँ पे जो कलाकारी हैं, जो पेंटिंग करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, उन सबको हमने वहाँ पे दिखाया और वहाँ पे पूरी तरह से हमने बताया भी है ये किस तरह की कला है। तो इस तरह का सारे एयरपोर्ट्स में, और कल ही हमने ये कलकत्ता वाले कार्यक्रम में भी एक अच्छा सा बुक भी हमने रिलीज़ किया एयरपोर्ट्स के तहत कि हर एयरपोर्ट में अपने भारत की कल्चर को हमने किस तरह से दर्शाया। वो चाहे पिक्चर के माध्यम से हो, आर्टिफैक्ट के माध्यम से हो, आर्किटेक्चर के माध्यम से हो, तो हर तरीके का एक इन्वॉल्वमेंट जो हमारे कल्चर का रहा है वो सब दर्शाने का एक काम हमने भी किया है और आगे बढ़ते हुए करेंगे भी। बागडोगरा एक चिकन नेक एरिया है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे भूटान, नेपाल, इंडिया सब मिलता है। वहाँ पे एक अच्छा सा एयरपोर्ट है बागडोगरा वाला, वहाँ पे भी अच्छा सा बना रहे हैं। बागडोगरा ऐसा आता है कि हिमालयन रेंज में आता है। तो बागडोगरा का जो एयरपोर्ट स्ट्रक्चर है, हमने वो जो पहाड़ी जिस तरह के स्टाइल हमें देखने को मिलता है, सीनरी एक के बाद एक ऐसे, तो वो वेवी स्ट्रक्चर हमने वो बागडोगरा आर्किटेक्चर में हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह का काफ़ी, आगरा में भी एक थोड़ा सा एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मुग़ल का वो स्टाइल है या फिर कुछ अलग स्टाइल वहाँ पे देखने को मिलता है, वो भी हमने दिखाने का काम किया है। तो हमारे लिए ऐसा है
कि एयरपोर्ट ना केवल एक स्थान नहीं है जहाँ से लोग इधर से उधर गुजरते हैं, बट ये एक कल्चरल आइडेंटिटी का पॉइंट भी होना चाहिए। और हम इसी लक्ष्य के साथ आगे भी बढ़ते हुए आप देखेंगे कि हर एयरपोर्ट एक यूनिक बनाना चाहते हैं, अलग दिखाना चाहते हैं। तो ज़रूर इसके तहत अभी जहाँ पे इंदौर का भी है, उसमें भी इस तरह का काम हम करेंगे ताकि एयरपोर्ट आते ही उनको पता चले ये इंदौर का महत्व क्या है, इंदौर का यहाँ पे ये इतिहास क्या है। उस तरह का भी काम यहाँ पे करने का करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा इंदौर के लिए, और इंदौर को लेकर के जो आपका विजन है वो भी। अब मैं ओपन करता हूँ जनता के लिए सवाल। आप में से जो भी सवाल पूछना चाहे प्लीज़ अपने हाथ खड़े करिए। माइक पहुँचाइए भाई साहब। नमस्ते सर। 5 मिनट और। सर हाँ, हाय। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं गगन शर्मा। सर सबसे पहले तो मैं आपकी सराहना करना चाहता हूँ जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। और सर आपकी उम्र कितनी है? 18 ईयर 18 वेरी साल। गुड, वेरी गुड। और सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिस प्रकार आपने बोला कि पायलट की कमी है, परंतु सर जैसा देखा जाए कि पायलट की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो एक आम परिवार का लड़का वो कैसे पायलट बनेगा? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, फिलहाल मुझे लगता तो नहीं कि 10 साल में एक हवाई चप्पल वाला व्यक्ति फ्लाइट में सफ़र करना कर सकता है, थोड़ा मुश्किल है। तो और फिर इसमें जिस काम को केवल अमीरों के लिए ही जैसे देखा जाता है कि एयरपोर्ट ज़्यादातर लोग अमीर लोग उपयोग करते हैं, तो उसी काम के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना सर, थोड़ा आप मुझे बताएं। हाँ ज़रूर। एक तो चीज़ जो पायलट कोर्स की जो बात आती है, तो ज़रूर उसमें क्या है, पायलट कोर्स करने के लिए भी आपको प्लेन में इतने सारे घंटे का कोर्स करना पड़ेगा, फ्लाइट में ही घूमना पड़ेगा, और उसमें फ़्लाइट का जो फ्यूल कॉस्ट है उसी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें चला जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हमारी तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कि CSR एक्टिविटी में स्कॉलरशिप कोई करे, या फिर एयरलाइंस वालों से, क्योंकि वही अल्टीमेटली यूटिलाइज करते हैं पायलट्स का, तो उनका भी थोड़ा मदद इसमें लें ताकि जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी एक मौका मिले। जो सपना देखता है कि मेरे को पायलट बने, तो उनको वो सपने को सच करने के लिए जो भी शामिल हो सकते हैं इसमें, तो हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं ज़रूर। पर ये जो कॉस्ट का है, ब्रेकअप अगर करेंगे तो ये इसके वजह से ही है कि फ्यूल का कॉस्ट रहता है उसमें ज़्यादा, उसके वजह से वो ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मैं बताता हूँ एयरपोर्ट किस तरह से किसान का भी काम आता है, चाहे वो घूमेगा भी नहीं, बट अगर आप इंदौर को अच्छी तरह दूसरे शहरों से कनेक्ट करते हो, और मान लो इंटरनेशनल भी कनेक्ट करते हो, प्लेन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी को लेके जाता है, प्लेन तो कार्गो भी लेके जाता है। और यहाँ पेरिशेबल गुड्स, फार्मर्स जो अभी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मार्केट तुरंत पहुंचाना हो, एक वेरी सिंपल एग्जांपल, आप केला यहाँ से उठाए, केला कहीं मार्केट में अगर पहुंचाना हो, इंदौर का केला अगर मशहूर है तो मेरे को डिमांड है, कहीं दिल्ली में डिमांड है, मुंबई में डिमांड है, चाहे मान लो सिंगापुर में डिमांड है। पर ऐसा तो नहीं है केले को आप शिप में भेजोगे उधर तक, केले को तो तुरंत भेजना पड़ेगा। तो इस तरह का जो कनेक्टिविटी हम दे सकते हैं कार्गो के हिसाब से, ये सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कार्गो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप एयर कनेक्टिविटी वहाँ के शहर को देते हो, तो वहाँ के प्रोडक्ट्स को भी आप कनेक्टिविटी देते हो, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को तुरंत आप कनेक्टिविटी देते हो, जिसका जो बेनिफिट है तुरंत किसान को जाएगा। और दूसरी तरफ टूरिज्म का, क्योंकि एयरपोर्ट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ, क्योंकि हमारा नज़र तुरंत ऐसे चला जाता है कि यहाँ से लोग घूमते हैं, इसके लिए ये सुविधा करती है। बट अगर आप कनेक्ट करते हो तो मानो कितने लोग वहाँ शहर आते हैं, उससे टूरिज्म का एक्टिविटी कितना वहाँ पे बढ़ता है, व्यापार का एक्टिविटी कितना वहाँ पे बढ़ता है। एक एयरपोर्ट कहीं पे बन गया, चाहे आप उसमें 1000 करोड़ डाल दो, एयरपोर्ट के आजू बाजू के लैंड्स जो रियल एस्टेट किस तरह से बनता है, वहाँ पे एक अलग से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो पूरा इंडस्ट्री का माहौल ही बदल देता है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ झारखंड में कई कोने कोने इलाके हैं जहाँ ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ जुड़कर भी वहाँ के सांसद मेरे पास आते हैं कि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट बना दो। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के हर लोग तुरंत चले जाएंगे, हवाई जहाज़ में सफ़र करना चले जाएंगे, बट ऐसा है कि एक एयरपोर्ट वहाँ पे लाने से किस तरह से वहाँ के इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिलता है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ताकत मिलता है,
इसको लोग अब पहचानने लगे हैं, तो इसलिए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अब ज़्यादा मांगने लगे हैं। और हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ का सफ़र काफ़ी हद तक उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो टिकट का प्राइसिंग हो या फिर अलग सुविधाएं हों जिससे वो उसका आसान हो जाए, उसी तरह हम पॉलिसी भी बनाते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, वो एक दिन का काम नहीं है, वो चलते वो एक प्रयास है जो कंटिन्यूसली हमारी तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, और सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और प्रधानमंत्री जी की खासियत ये है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते कि इस लोगों को पसंद आएगा। उनका पूरा सोच रहता है, उनका पूरा मॉडल रहता है। जब तक वो साकार नहीं होता, जब तक वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता, जब तक वो सच नहीं होता, तब तक वो जो बोलते हैं उसका प्रयास वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और मैं एक यंग मिनिस्टर हूं। मैं शुरू में जब यंग मिनिस्टर बना था तो थोड़ा नर्वसली गया था मैं प्रधानमंत्री जी के पास। मैंने कहा मेरे को सिविल एविएशन मंत्रालय मिला है, अब बताइए क्या करें अभी। तो उन्होंने बोला है कि सिविल एविएशन ऐसा सेक्टर है जो बहुत ग्रो करने वाला सेक्टर है, और मैंने हैंड पिक किया है तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता था कि एक यंग मिनिस्टर हो सिविल एविएशन के सेक्टर में। ये इंटरनेशनली ग्रो करने वाला सेक्टर है। और एक दूसरी चीज़ है, बाहर का भी, बाहर के देश का कोई भारत आता है तो सबसे पहले क्या देखता है? एयरपोर्ट ही देखता है। एयरपोर्ट पे ही लोगों से मिलता है। तो एयरपोर्ट में जिस तरह से आप माहौल बनाओगे, भारत का भी वही पहचान बनने वाला है। तो मैंने भारत को अपने हाथों में रखा है, थोड़ा ध्यान से संभालना, यही बोला था प्रधानमंत्री जी ने मेरे से। तो ये सिविल एविएशन को कितना इम्पोर्टेंस हमारे प्रधानमंत्री जी, सरकार देती है, ये इन बातों से हमें पहचानने को मिलता है। और उसी के तहत हमारी तरफ से भी, क्योंकि यंग मिनिस्टर हूँ, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। अभी क्या करेगा, इतने यंग उम्र में बना है, तो क्या नए चीज़ें क्या लाएगा, नए पॉलिसीज़ क्या बनाएगा। तो वो कंटिन्यूअस वो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसी से मैं प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी कुछ अलग करूँ, लोगों का मन में जो है उसको लेते हुए मैं पॉलिसी बनाऊँ। तो उसी कोशिश में आज इंदौर से भी मेरे को देखने को मिला, आपका प्यार मिला, तो ज़रूर उस डायरेक्शन को और मजबूती के साथ मेरे को आगे बढ़ने के लिए मेरे को थोड़ा सा और प्रेरणा मिली। तो उसके लिए मैं इंदौर के सभी वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा मिनिस्टर साहब को अभी निकलना भी है, लेकिन मैं 2-3 सवाल बिल्कुल लूंगा। आप प्लीज़ माइक जल्दी जल्दी करवाइए, और छोटा सवाल प्लीज़। एक सवाल इधर से मैं लेना चाह रहा था। हाँ जी, आइए आइए। सर, एक्चुअली सिविल एविएशन में सबसे बड़ा जो एक कॉस्ट आता है वो एयर ट्रैफिक फ्यूल का आता है। तो क्या एयर ट्रैफिक फ्यूल जो है उसके ऊपर टैक्सेस कम करके, इसको रियायत दे करके, क्या इसको इकोनॉमी नहीं किया जा सकता है? क्योंकि देखा जा रहा है सारे राज्य, किसी में 25% टैक्स लगा है, किसी ने 18% टैक्स लगा रखा है। कुछ राज्य पूर्वोत्तर के हैं जिन्होंने कम टैक्स रखा हुआ है, पर अन्य राज्यों को एक साथ बैठ करके जब राज्यों की बैठक होती है उस समय इस पर बाधित नहीं किया जा सकता सेंट्रल द्वारा कि आप एयर ट्रैफिक फ्यूल जो है उस पर राज्यों में बहुत कम से कम मिनिमम टैक्स लगा के रखें, ताकि आम आदमी की पहुंच तक भी उसकी यात्रा जा सके? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और ये सच भी है कि प्राइसिंग में ज़्यादातर फ्यूल का कॉस्ट रहता है, और फ्यूल के कॉस्ट में भी टैक्स रहता है जो स्टेट के पास रहता है। और स्टेट कभी कभी अपने हिसाब से टैक्स करता है, और कुछ लोग रियलाइज़ करते हैं कि अगर टैक्स कम कर देंगे तो सिविल एविएशन की बढ़ोतरी होगी, तो कम कर देंगे। ऐसे सोच के काफ़ी सारे राज्यों ने 1% कर दिया टैक्स का, बट कुछ राज्य ऐसे हैं अभी 28% है। तो हमारी तरफ से जो आपका जो राय था उसको पॉजिटिवली लेते हुए हमने पत्र भी लिखा सारे मुख्यमंत्रियों को, जहाँ पे ये टैक्स ज़्यादा रहता है, कि आप थोड़ा सोच के टैक्स को कम कीजिए। इसका बेनिफिट आपके शहर के लोगों के लिए, आपके राज्य के लोगों के लिए होने वाला है। बट इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात हम कहते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, वो समझ नहीं पाते, तो अभी तक वो है। बट हमारी तरफ से तो पूरी तरह कोशिश यही रहता है कि वो टैक्स को जितना हो सकते हैं उतना कम करें। काफ़ी राज्यों ने किया है और हमारा प्रयास चलता रहेगा इसमें। जी, नमस्कार सर। कहाँ से? नमस्कार सर। नमस्ते। यह प्रश्न थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है। 2012 और 2013 के दशक में एक ऐसा युवा नियुक्त होता है जो प्रभारी के रूप में नियुक्त होता है, और 2013 में उसे संसद के लिए मौका मिलता है, सांसद बनने के लिए मौका मिलता है। तो ऐसे कौन से अवसर थे जो एकदम से 2014 में एक उभरता युवा सांसद आपको बनाता है? मेरे को? आप ही के लिए है। मेरे लिए है। जी, आप ही के तो लिए। ये थोड़ी दुर्घटना से संबंधित है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 2012 में। नहीं तो मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मेरा हर बार यही था कि थोड़ा एंटरप्रेन्योर बनाऊं, थोड़ा बिजनेस में अपना कुछ करके दिखाऊं। तो मेरा सोच, मेरी पढ़ाई मैंने पूरा लाइन अप किया था उसी हिसाब से।
और जब एक रोड एक्सीडेंट में हमारे पिताजी गुजर गए तो हमारे यहाँ पे भी उन्होंने एक अच्छा सा एक लेगेसी उन्होंने बनाया था, लोगों के साथ इतना प्यार भरा परिवार था उनका, तो उनके जो वो लोगों का जो परिवार था उसके जो प्यार मिला उनके वजह से मेरे को कंटिन्यू करना पड़ा इसी में आके। और जिस तरह से उन्होंने काम किया था, मैंने उनको गाइड बुक की तरह रखकर, हमारे पिताजी ने जिस तरह लोगों के लिए काम किया उसी को फॉलो किया मैंने। तो उस यंग उम्र में लोगों ने एक सच्चाई देखी, एक युवा आदमी को देखा कि इसको अगर पार्लियामेंट भेजेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये मेरे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस टाइम पे मेरे साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने एक मौका मुझे दिया, तो उस मौके को मैंने इस्तेमाल किया। 2014 में तो वो मौका उस हिसाब से मिला था, पर 2019 में भी मैं खड़ा हुआ था, 2019 में जीता, फिर 2024 में मैं खड़ा हुआ, 2024 में भी मैं 3 लाख मेजॉरिटी से, शंकर जी जितना मेजॉरिटी तो आया नहीं मेरे को, बट 3 लाख हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा मेजॉरिटी था। तो लोगों का प्यार है। मेरा मानना है कि युवा हो या बड़ा हो, लोगों के लिए आप मन लगाकर अगर काम करेंगे तो वो बात पहुंच जाती है और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके हिसाब से आपको जिताएंगे, यही सीखा है मैंने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप आए यहाँ पे और सर के सेशन को आपने एंजॉय किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो ताली बजा के इनका अभिवादन स्वीकार करिए हम सबका। थैंक यू वेरी मच।